नमस्कार। कैसे हैं आप? सीए के सहारे देश के खिलाफ शाहीन साजिश, उसके बाद दिल्ली दंगा के बाद हिजाब से हंगामा, एक के बाद एक साजिश भारत के खिलाफ, देश में शरिया कानून लाने का षड्यंत्र। 1947 से लेकर 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का षड्यंत्र, ये सब पीएफआई की साजिश थी। और इसके लिए परत दर परत पॉलिटिकल एजेंडे के साथ ये खेल भारत के खिलाफ किया जा रहा था। सत्ता हस्तांतरण के लिए एकाएक पीएफआई सरकार तो नहीं बना लेती, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की इस वोट से कई पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होना था। तो सवाल यह है कि कर्नाटक में जो हिजाब पर हंगामा हुआ, उसके साथ कांग्रेस कैसे खड़ी हो गई? प्रियंका वाड्रा ने क्यों कहा कि हम बिकनी पहने या हिजाब, ये हमारी लड़कियों की आजादी है। यह मामला प्रियंका ने यह जानते हुए कि हिजाब का यह मामला सड़कों पर हिजाब पहनने का नहीं है, धार्मिक संस्थाओं या बाजार में हिजाब पहनने का नहीं है, यह मामला तो स्कूल के यूनिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। फिर प्रियंका वाड्रा ने इसे बिकनी और हिजाब को एक साथ कैसे जोड़ दिया? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर इस तथाकथित भारत तोड़ो खेल में हिजाब पहनी हुई एक नाबालिग बच्ची के साथ तस्वीर खिंचवाकर इसे वायरल क्यों करवाया? और फिर इस हिजाब के मामले में कांग्रेस से जुड़े हुए कई नामचीन वकील सुप्रीम कोर्ट में क्यों पेश हुए? इन सब से माना जा रहा है भारत सरकार के कान खड़े हो गए। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हिजाब का मामला स्कूल से जुड़ा हुआ नहीं है, यह पीएफआई की एक बड़ी साजिश है। सुप्रीम कोर्ट में जब सॉलिसिटर जनरल यह बता रहे थे, एनआईए देश भर में एक्शन में थी। एकाएक देश भर में आधी रात को सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो क्षण भर में नहीं होता, इसकी तैयारी होती है। तो ऐसा क्या है कि सोमवार को दिन में सुप्रीम कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि पीएफआई की साजिश है हिजाब पर हंगामा। कर्नाटक के एक स्कूल में जो हिजाब पर लड़कियों ने हंगामा किया, वो किसी लड़की का नहीं था, बल्कि कई महीनों से पीएफआई एक आंदोलन चला रही थी और प्रोवोक किया जा रहा था बच्चियों को कि तुम स्कूल हिजाब पहन करके ही जाओ। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2021 या 22 के शुरुआत में स्कूलों में हिजाब कोई मुद्दा नहीं था। एकाएक ये देखा जाने लगा कि लड़कियां हिजाब पहन के आने लगी तो कुछ लड़के भगवा गमछा लेकर स्कूल आने लगे। तो फिर स्कूल एक्शन में आया और ये कह दिया कि कोई भी बिना यूनिफॉर्म के अलावा कुछ भी नहीं पहन सकता। जब इसे हिजाब के खिलाफ स्कूल का एक्शन बता करके स्कूल के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया गया। फिर एक महिला स्कूटर से हिजाब पहनकर आती है, उसका विरोध किया जाता है, तो देश के तथाकथित बुद्धिजीवी खैरातियों ने उस महिला को शेरनी बता दिया। जो उग्रता से स्कूल में एक तरह से आतंक को प्रश्रय दे रही थी, उसे शेरनी बताया जाने लगा। भारत सरकार के कान वहीं से खड़े हुए और तभी से इस सिलसिलेवार एक्शन शुरू हुआ कि आखिर इसके पीछे क्या है। तो सरकार को पता चला, एनआईए की जांच एजेंसी को पता चला कि हिजाब के पीछे दरअसल पीएफआई की फंडिंग है, पीएफआई की भूमिका है। और जब परत दर परत इसके अंदर तक एनआईए घुसने लगी तो पता चला शाहीन साजिश जो सीएए को लेकर के हुआ, दिल्ली में हिंदू विरोधी जो दंगे हुए, वो सब के सब पीएफआई की भूमिका थी। और इसी पीएफआई ने बिहार में, उत्तराखंड में, यूपी में, झारखंड में, बंगाल में, कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, देश के 20 राज्यों में अपने पैर फैला लिए। उसमें से 12 राज्यों पर ताबड़तोड़ रात भर में एक्शन हुआ। इस एक्शन के मायने क्या हैं? ये एक्शन क्यों? जिस पीएफआई को बैन करने की मांग की जा रही थी, उस पीएफआई पर इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक क्यों? और ये सब चीज उस समय में जब ईरान में उसी हिजाब को लेकर के लड़कियों का आंदोलन चल रहा है, हिजाब के खिलाफ, हिजाब सड़कों पे उतार उतार कर फेंका जा रहा है, लड़कियां अपने सिर के लंबे घने बाल काट काट करके फेंक रही है,
ये विद्रोह एक्शन एक कट्टर इस्लामिक राष्ट्र में हो रहा है और दूसरी तरफ हिंदू बहुल एक देश में शरिया कानून के लिए हिजाब की आड़ में पीएफआई का ये हंगामा। तो फिर इस पीएफआई पर इस प्रहार के मायने क्या हैं? क्या इसके पीछे पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का खेल भी खुल करके सामने आना है? देश भर के 12 राज्यों में जो ताबड़तोड़ एक्शन पीएफआई पर हुआ, उसमें एनआईए और ईडी ने साथ मिलकर काम किया है। माना जा रहा है इसमें पीएफआई के करोड़ रुपए की कुर्की हुई है। कई लोगों की गिरफ्तारी से यह साक्ष्य सामने आएगा कि भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश थी। जिस सिमी को बैन करके यह मान लिया गया कि भारत के खिलाफ इस छात्र आंदोलन के नाम पर, छात्र संगठन, इस्लामिक छात्र संगठन के नाम पर जो एक षड्यंत्र था, वो पॉपुलर फ्रंट बन गया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसीलिए बैन समस्या का समाधान नहीं है, यह मोदी और शाह को बेहतर समझ में आया। इसीलिए इसे समूल नष्ट करने की योजना बनाई गई और फिर एनआईए ने एक्शन लिया। एनआईए के इस एक्शन ने भारत की पॉलिटिकल पार्टियों की बेचैनी बढ़ा दी है और भारत विरोधी षड्यंत्रकर्ताओं की चूलें हिला दी है। अब वो साक्ष्य सामने आने हैं कि कैसे शाहीन साजिश हुआ, क्यों शाहीन साजिश हुआ। जो सीए इस देश में जड़ से नष्ट किए गए पीड़ितों के लिए था, जो सीए बिखर गए उन परिवार के लिए था जिन्होंने इस देश का विभाजन नहीं मांगा, जिन्होंने हिंदुस्तान या पाकिस्तान नहीं मांगा, जिनके पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका घर उस हिस्से में आ गया जिसे पाकिस्तान कहते हैं, जिसे बांग्लादेश कहते हैं, जिसे अफगानिस्तान कहते हैं। और फिर उन लोगों का दुर्भाग्य रहा कि बिहार में, यूपी में रहने वाले हिंदुओं के ऊपर तो कोई अत्याचार नहीं हुआ, लेकिन जो लोग उस हिस्से में चले गए, जो कट करके पाकिस्तान बन गया, उनका सब कुछ छीन गया। इंसाफ उनके लिए चाहिए था और ये वायदा गांधी और नेहरू ने किया था। मुसलमान इस तरफ भी खुश रहे, उस तरफ भी खुश। उस तरफ उन्हें पाकिस्तान मिला और इस तरफ तुष्टीकरण की राजनीति के कई फायदे, लेकिन हिंदुओं को इधर और उधर हर जगह निराशा मिली। जब उस क्षेत्र के लोग जिन्हें मजहब बदलना पड़ा, जिनके परिवार के पर अत्याचार हुए, उसी के लिए सीएए का एक कानून था। ये साजिश उसी कानून के खिलाफ उन लोगों ने करनी शुरू कर दी जिन्होंने भारत विभाजन की मांग की थी। अब इस सीएए का सच सामने आया, शाहीन साजिश का सच सामने आया, दिल्ली दंगा हिंदुओं के विरुद्ध एक षड्यंत्र का मामला सच सामने आया। इन सब के क्लब होने से अब ये सच सामने आएगा कि इसके पीछे कौन था। अब हिजाब के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल के उस साक्ष्य ने भारत सरकार की तरफ से वो सबूत के रूप में पेश हुआ और उसके बाद इस एक्शन के बाद से इसकी जड़ें हिला दी जाएगी। पीएफआई पर एक्शन देश के लिए एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में दिखा जा रहा है। ये प्रहार एक ऐसा पंच है जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र के खात्मे के रूप में सामने आएगा। ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारा लाइव विश्लेषण शो देखने के लिए द मनीष ठाकुर शो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।